आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी वीएस रिएक्टिविटी का, कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में क्या संबंध होता है। दैट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड द रिएक्टिविटी। लोगों का ऐसा कहना होता है, जब लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि जैसे एक कंपाउंड ये है तो ये क्या है, स्टेबल बहुत ज़्यादा है। लोग ऐसा कहते हैं स्टेबल बहुत ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम होगी। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि अगर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, और अगर स्टेबिलिटी बहुत कम है तो इसकी रिएक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होगी। तो वो बस ऐसा ही कहते हैं कि स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रिएक्टिविटी कम, और स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, ऐसा कहते हैं। कोई कंपाउंड ये है, ठीक है, अगर ये स्टेबल ज़्यादा होगा तो रिएक्टिव कम होगा, और अगर स्टेबल कम होगा तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। दैट इज़ देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड द रिएक्टिविटी। दैट इज़ इफ़ एनी कंपाउंड ये इज़ मोर स्टेबल देन इट्स रिएक्टिविटी इज़ लो, एंड इफ़ इट इज़ become less stable then the reactivity of this is high। ओके, तो बस यही रिलेशनशिप बताते हैं, और वो एक डायरेक्ट रिलेशन निकाल देते हैं स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बीच में, कि अगर कोई चीज़ स्टेबल ज़्यादा है तो वो रिएक्टिव बहुत कम होगी, और अगर स्टेबल बहुत कम है तो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होगी, या फिर अगर वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है तो स्टेबल बहुत कम होगी, और अगर रिएक्टिव बहुत कम है तो वो स्टेबल बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा रिलेशन निकाल देते हैं। लेकिन ये रिलेशन जो निकालते हैं ये 100% गलत होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, तो अब रिलेशन इनमें कैसे हम साबित करेंगे कि जो स्टेबिलिटी है और रिएक्टिविटी है ये दोनों एक दूसरे से कोई नाता ही नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझाएंगे, तो हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इसमें आप पढ़ सकते हैं, देयर इज़ नो एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ आ केमिकल स्पीसीज। किसी रासायनिक स्पीसीज की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के मध्य कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि लोग बता रहे होते हैं कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा। जो ये स्टेटमेंट बता रहे होते हैं ये 100% गलत होता है। ऐसा नहीं बताना चाहिए, बच्चों को गुमराह करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी एंड द रिएक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि जो एक स्टेबल कंपाउंड होता है वो रिएक्टिव भी हो सकता है और रिएक्टिव नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई कंपाउंड ये है तो ये कंपाउंड जो है ये रिएक्टिव हो भी सकता है और रिएक्टिव नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी बोथ आर द रिलेटिव टर्म। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जो है ये दोनों एक सापेक्षिक टर्म होते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है ये एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, और रिएक्टिविटी जो है ये एक काइनेटिक टर्म है। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या है, थर्मोडायनेमिक टर्म है, और रिएक्टिविटी क्या है, काइनेटिक टर्म है। थर्मोडायनेमिक टर्म जो है ये डिसाइड बाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को डिसाइड किया जाता है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ये नंबर ऑफ बॉन्ड के समानुपाती होती है। नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब बॉन्ड आर्डर ज़्यादा है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड आर्डर कम है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं लेस स्टेबल और मोर स्टेबल का यूज करते हैं। रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में हम केवल बात करते हैं कौन सी चीज़ लेस स्टेबल है और कौन सी चीज़ मोर स्टेबल है। तो जिसका बॉन्ड आर्डर ज़्यादा होगा वो मोर स्टेबल मानी जाती है, और जिसका बॉन्ड आर्डर कम है वो लेस स्टेबल मानी जाती है। ठीक है, अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो काइनेटिक टर्म है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी से डिसाइड होती है, और जो रिएक्टिविटी होती है ये एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो जो आपका कंपाउंड है वो काइनेटिकली इनर्ट कहा जाएगा,
एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो चीज़ जो आपकी है वो काइनेटिकली इनर्ट है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, और रिएक्टिविटी कम होगी इसका मतलब वो काइनेटिकली इनर्ट कहा जाएगा। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो मोर रिएक्टिव कहा जाएगा, अर्थात वो लेबाइल कहा जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी लेस है तो वो काइनेटिकली लेबाइल कहा जाएगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो काइनेटिकली इनर्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट रिएक्टेंट। ठीक है, किसी रिएक्टेंट के लिए जो रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, E से प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो ये रिएक्टेंट यहाँ बिना पहुँचे, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जो रिएक्टेंट है ये यहाँ पहुँच पाएगा, और जब यहाँ पहुँचेगा तभी केमिकल रिएक्शन होगी। रिएक्टेंट इतनी एनर्जी को अटेन किए बिना केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या है, एनर्जी का ग्राफ है, ऊपर एनर्जी है, ठीक है, ऊपर एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ पर एनर्जी जीरो है, यहाँ पर एनर्जी जीरो है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जीरो नहीं है। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट पहले से इतनी एनर्जी रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर इतनी एनर्जी है रिएक्टेंट के पास। ठीक है, इसे मैं अगर 0 फिर 5 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 और फिर ऊपर अगर 50 करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट के पास में कितनी एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास में 10 यूनिट एनर्जी है। ठीक है, तो इसे रिएक्शन देने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी यूनिट पर ये रिएक्शन कर रहा है। तो देखो यहाँ पर इतना यूनिट एनर्जी पर ये रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से कितना है, 40 से थोड़ा सा नीचे। कहने का मतलब 38 यूनिट एनर्जी के आसपास में जब रिएक्टेंट को एनर्जी प्राप्त हो जाती है तो ये रिएक्शन देना शुरू करता है और यहाँ से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के पास में 10 यूनिट तो एनर्जी थी ना पहले से, तो इतनी यूनिट एनर्जी अगर इसके पास है तो क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? नहीं कन्वर्ट होगा। तो इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए 38 यूनिट तक की एनर्जी प्राप्त करनी होगी। तो देखिए इस रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन देने के लिए, तो 10 यूनिट पहले से है, 38 चाहिए, तो कहने का मतलब 28 यूनिट एनर्जी जो है, कितनी यूनिट एनर्जी? 28 यूनिट एनर्जी इसको एक्स्ट्रा चाहिए फॉर केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्टेंट को केमिकल रिएक्शन करने के लिए 28 यूनिट की एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही कहा गया है मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट के पास पहले से 10 यूनिट की एनर्जी है, लेकिन रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए इसको एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो है 28 यूनिट। ठीक है, कितनी है? 28 यूनिट। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यही एक्स्ट्रा एनर्जी है जो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो कहने का मतलब वो लेस रिएक्टिव होगा। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपको लेकर जाना होगा, तो कहने का मतलब ये रिएक्शन जल्दी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पहुँच जाए, यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो देखिए ये पाथ बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये रिएक्शन जल्दी प्रोसीड नहीं करेगी, अर्थात इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी।
रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसका मतलब ये जो है ये रिएक्टेंट इनर्ट हो जाएगा। ये रिएक्टेंट जो है ये इनर्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए इतना हो जाए, इतना। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी अब रिएक्शन देने के लिए कितना चाहिए, 20, और 10 इसके पास पहले से है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए, 10। कितनी चाहिए, 10। तो देखो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है तो ये बहुत जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब ये लेवाइल ज़्यादा है, ठीक है। तो जो काइनेटिक टर्म होती हैं, काइनेटिक टर्म में हम यूज करते हैं इनर्टनेस और लेवाइलनेस, ठीक है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो काइनेटिकली इनर्ट कही जाएगी, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो काइनेटिकली लेवाइल कही जाएगी और मोर रिएक्टिव होगी, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का। अब इसमें कह रहा है इफ़ एक्टिवेशन एनर्जी इज़ वेरी लेस, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी देखो बहुत कम है, जैसे यहाँ पर 10 ही है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 10। तो इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी वेरी लेस देन रिएक्टिविटी इज़ हाई, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी इफ़ ई ए इज़ हाई देन रिएक्टिविटी इज़ सेड टू बी लेस, ठीक है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी देखो यहाँ से यहाँ हो जाए, ठीक है, मतलब 60-70 एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ 10 और कितने पर रिएक्शन करेगा, कहीं जाकर 60 वाट पर रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ई कितना हो जाएगा, 50 के आसपास। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, अर्थात ये इनर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहा गया है। लेस रिएक्टिव जो होता है, जो लेस रिएक्टिव होगा, मतलब जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और लेस रिएक्टिव हो जाएगा तो ये कहा जाएगा इनर्ट। यही कहा गया है, लेस रिएक्टिव, इसका मतलब इनर्ट, इसका मतलब इनर्ट। और ये इनर्ट कब हो सकता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अब उसके बाद में मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव का मतलब लेवाइल, और ये लेवाइल कब होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है तो ये क्या है, लेवाइल है। रिएक्टेंट जो है ये आपका लेवाइल है। तो ये लेवाइलनेस और इनर्टनेस जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सिग्मा बांड है और पाई बांड है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी सिग्मा बांड की जो होती है बहुत हाई होती है। सिग्मा बांड की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। और पाई बांड की एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, वो बहुत कम होती है, ठीक है। पाई बांड की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो कहने का मतलब अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए, अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो सिग्मा बांड लेस रिएक्टिव और पाई बांड मोर रिएक्टिव, एंड पाई बांड इज़ मोर लेवाइल एंड सिग्मा बांड इज़ लेस लेवाइल, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टेकिंग एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और डायमंड का एग्जाम्पल लेंगे और इसके माध्यम से हम जो है वो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को क्लियर करेंगे कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। तो देखो डायमंड जो होता है इसमें कार्बन कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइड होता है, और इसमें जो होता है बॉन्ड आर्डर कितना होता है, 1 होता है। डायमंड में कार्बन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड है और बॉन्ड आर्डर 1 है। और जो ये ग्रेफाइट है इसमें जो कार्बन कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइड है, और रेजोनेंस के कारण बॉन्ड आर्डर इसका 1.33 आता है। कितना आता है, 1.33 आता है, ठीक है। तो अब देख लो जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड आर्डर पर निर्भर करती है। थर्मोडायनेमिकली जिसका बॉन्ड आर्डर ज़्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा, और जिसका बॉन्ड आर्डर कम होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो देखो अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड आर्डर है। तो ग्रेफाइट इज़ थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द डायमंड, क्योंकि ग्रेफाइट में बॉन्ड आर्डर जो है, तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रेफाइट जो है इस थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ग्रेफाइट में बॉन्ड आर्डर 1.33 है, बॉन्ड आर्डर 1.33 है, और डायमंड में बॉन्ड आर्डर 1 है। तो यहाँ पर जहाँ पर बॉन्ड आर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जहाँ पर बॉन्ड आर्डर कम होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो है ग्रेफाइट की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डायमंड, क्योंकि ग्रेफाइट में बॉन्ड आर्डर जो है वो कितना है,
बॉन्ड ऑर्डर जो ग्रेफाइट में है 1.33 है, और डायमंड में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर जो है डायमंड में वो 1 है। तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगा। तो थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू डायमंड। अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। ग्रेफाइट ज़्यादा रिएक्टिव है, डायमंड कम रिएक्टिव है, क्योंकि ग्रेफाइट में बॉन्ड ऑर्डर 1.3 है और डायमंड में बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ग्रेफाइट में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम वो लेस स्टेबल, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों से अगर पूछा जाए कि ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल होगा या डायमंड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपका उत्तर होगा ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल होगा, डायमंड कम स्टेबल होगा, क्योंकि ग्रेफाइट में बॉन्ड ऑर्डर 1.3 है और डायमंड में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। ग्रेफाइट में बॉन्ड ऑर्डर 1.3 है और डायमंड में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी, अब डायमंड और ग्रेफाइट में रिएक्टिविटी की बात की जाए तो डायमंड में जो कार्बन कार्बन होता है वो सिंगल कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य एक पाई बॉन्ड भी पाया जाता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसका मैं पीछे समझा चुका हूँ। सिग्मा बॉन्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और पाई बॉन्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है EA वो बहुत कम होती है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब किस में पाई बॉन्ड है, ग्रेफाइट में, ठीक है। ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड है और डायमंड में सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा, इसका मतलब ग्रेफाइट की रिएक्टिविटी ज़्यादा, और डायमंड में सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड की रिएक्टिविटी कम, इसका मतलब डायमंड इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो रिएक्टिविटी की जब बात की गई तो ग्रेफाइट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और डायमंड की रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड है, ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड है और डायमंड में केवल सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ से पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और सिग्मा बॉन्ड की रिएक्टिविटी कम होती है। इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो काइनेटिकली मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द डायमंड। तो इन दोनों इक्वेशन को आप मैच करिए 1 और 2 को, आपको क्या मिला, ग्रेफाइट जो है वो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है और काइनेटिकली मोर रिएक्टिव है। तो ग्रेफाइट जो है वो स्टेबल भी ज़्यादा है और रिएक्टिव भी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने तो आज तक पढ़ा है जो स्टेबल ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी और जो स्टेबल बहुत कम होगा उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट एकदम थर्ड क्लास का है, इसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से सिद्ध हो गया कि देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है स्टेबल भी ज़्यादा है और रिएक्टिव भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी और जो चीज़ बहुत कम स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आज से ये अपना गलत कॉन्सेप्ट निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा मैच कर जाता है, लेकिन ऐसा कह देना कि यही यथार्थ सत्य है कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब अगर रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आज से ये भ्रम निकाल देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये जो है CH2 Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो Br2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट देगा, और जब ये जो है CH3 और CH3 ये जब Br2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट देगा। थर्मोडायनेमिकली बताइए कौन स्टेबल ज़्यादा है, CH2 या फिर CH3 थर्मोडायनेमिकली कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो उत्तर आएगा CH2 थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू CH3 बिकॉज हियर द नंबर ऑफ बॉन्ड, here the carbon bond is 2 and here carbon bond is 1। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कार्बन के बीच में 2 है और यहाँ पर कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। यहाँ पर कार्बन के मध्य बंध की संख्या 2 है और यहाँ पर कार्बन के मध्य बंध की संख्या 1 है। तो जहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वहाँ पर रिएक्टिविटी, वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी एक ही ज़्यादा है, ठीक है। A इज़ मोर रिएक्टिव देन B बिकॉज A में बॉन्ड ऑर्डर 2 है और B में बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बहुत सही। और रिएक्टिविटी की बात की जाए तो रिएक्टिविटी पाई बॉन्ड की ज़्यादा होती है और सिग्मा बॉन्ड की कम होती है। तो A में देखो पाई बॉन्ड है और B में सिग्मा बॉन्ड है। तो देख लीजिए यहाँ पर रिएक्टिविटी भी A की ज़्यादा रहेगी और B की कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ फिर से आपको क्या देखने को मिला,
ये जो है स्टेबल भी ज़्यादा है और ये जो है वो रिएक्टिव भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड द रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट है, ये हायर क्लास की बात कर रहे हैं हम। ये सब हायर क्लास की बात है, कोई लोअर क्लास की बात नहीं है, क्योंकि लोअर क्लास में तो उल्टा सीधा आप लोग पढ़ के आए होते हैं कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन आज आँख खुल गई होगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब फिर देखो इन कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है थर्मोडायनेमिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है काइनेटिकली मोर रिएक्टिव देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है ये थर्मोडायनेमिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन रिएक्टिविटी जो होती है स्क्वायर प्लेनर की ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्टाहेड्रल। तो इन सब चीज़ों से क्या क्लियर होता है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, दैट इज़ बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, कोई कंपाउंड स्टेबल भी ज़्यादा हो सकता है और रिएक्टिव भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं पर एंड करते हैं। हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। लेकिन हाँ, एक बार मैं स्क्रीनशॉट देना चाहूँगा, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, सबसे पहले आप एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से आपने ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देख लीजिए भाई। ना क्लियर हुआ हो तो फिर से क्लियर कर लीजिए ये वाला पेज। ठीक है, ये वाला पेज भी देख लीजिए भाई। ऐसा बताया जाता है, लेकिन आप आज से इसको दिमाग से निकाल देंगे। ये गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।